वेलकम बैक टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा था कि अगर किसी ने नहीं देखा हो तो काइंडली मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और वहाँ पर जाकर वो देखे। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लाइन हमारे पास आता है। ठीक है, सेकंड लाइन में जिसमें हमारे पास सेल आते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आते हैं और अदर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। अच्छा सेल्स में हमारे पास मोनोसाइट्स और माइक्रोपेजेस आगे आते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, डेंड्रियाटिक सेल्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल आते हैं, मैस्ट सेल आते हैं। ठीक है, ईओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। ठीक है, इंटरफिरोन आते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में और कंप्लीमेंट सिस्टम आता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स आते हैं और अदर रिस्पॉन्स में फेवर आता है, इन्फ्लेमेशन आता है। तो ये सब हम कंप्रेहेंसिव समराइज करेंगे। ठीक है, इसका हम समराइज करेंगे लेकिन कंप्रेहेंसिव थोड़ा। ठीक है। अच्छा, सेल्स रिस्पॉन्स। अब फर्स्ट हमारे पास आता है सेल्स रिस्पॉन्स। तो सेल्स रिस्पॉन्स में क्या होता है? इनगल्प एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। मोनोसाइट्स और माइक्रोपेजेस क्या करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है ना उसको इनगल्प करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, डेड सेल्स हो गए। ठीक है, या कोई एंटीजेंस, और ये एंटीजेंस प्रेजेंटिंग का काम भी करते हैं। ठीक है, जो एंटीजेंस प्रेजेंटिंग का काम है ना ये यही भी करते हैं। टी सेल्स को इनिशिएट करते हैं यानी एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, ताकि वो आए और जो और इन्फेक्शंस है ना वो किल करे। ठीक है, और सेल्स को डैमेज से बचाए। ठीक है, प्रोड्यूस साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हमारे पास जो है ना ये मोस्टली एज एंटीजेनिक काम करता है, मतलब इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। ठीक है, सेल्स में साइटोकाइंस जब रिलीज हो जाती है ना तो ये एज एंटीजेंस यानी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद देती है। ठीक है। अच्छा टू कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स, जो कोऑर्डिनेट करे इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज हो जाती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन यानी मदद देती है इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या है? पेगोसाइट्स। ये पेगोसाइटोसिस करते हैं, इनगल्पमेंट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, एंड अदर पैथोजेंस, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। ये जो है ना ये इसमें इस तरह ग्रेन्यूल्स होते हैं ना जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को ना सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कंटेन करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड हमारे पास क्या है? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड हमारे पास सिंपली यही है ना कि ये लॉन्ग चेन होता है अमीनो एसिड के, पेल टू पेप्टी। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शंस है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, उसका जो डीएनए है, आरएनए है उसको स्टॉप उसको मतलब ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं इन्फेक्शंस की। ठीक है, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले ले डिफेंसिन्स हो गया। ठीक है, बीटा डिफेंसिन्स हो गया, लाइसोजाइम हो गया। तो ये सब जो है ना एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स चेन्स इसमें होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये जो इन्फेक्शंस है ना उसको 3 4 5 तरीकों से डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी टू किल पैथोजन। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन स्पीशी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी भी होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है ना ये तब हमारे पास बनती है जब हमारे बॉडी में फूड की जो ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, और उसी फूड से हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, उसी वक्त बनती है, या हम अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से एक्सपोज हो जाए, या स्मोक से, या डस्ट पार्टिकल पोल्यूटेंट से जो है ना हम एक्सपोज हो जाए। ठीक है, तो उस वक्त बनती है। इसका जो मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस ये हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मदद भी देती है इम्यूनिटी को। ठीक है, ये इन्फेक्शंस को किल करने में भी थोड़ा सा मदद देती है, और इम्यूनिटी कुछ इस तरह सेल्स होते हैं ना कि उसको एक्टिवेट करती है ताकि वो आए और ये इन्फेक्शंस को ख़त्म करे। ठीक है।
लेकिन टू मच जो है ना, अगर टू मच रिलीज हो गए, अगर टू मच रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी रिलीज हो गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। हम कैंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, एजिंग की तरफ जा सकते हैं, ब्रेन डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह वो हो सकते हैं। तो फिर इसको कंट्रोल करने करने के लिए ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं सेल्स में, ठीक है, फिर वो रिलीज हो जाते हैं और इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये नॉर्मली हमारा जो बॉडी है ना, इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिलीज होकर ना फिर इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिस तरह विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया और कुछ इस तरह एंजाइम हो गए ना, कैटालेज हो गया, ठीक है, जो कि इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है ना, हम जब भी फूड लेते हैं, ठीक है, या यूवी रे से एक्सपोज हो जाते हैं, कोई स्मोक हो गया या पोल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे सेल के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन ये थोड़ा सा फ़ायदा भी देती है, इम्यूनिटी को भी बिल्ड करती है, ठीक है, और इन्फेक्शन को किल करने में थोड़ा सा मदद देती है। लेकिन टू मच अगर रिलीज हो गए ना तो हम कैंसर की तरफ लीड हो सकते हैं, एजंग की तरफ, ब्रेन डिजीज़ की तरफ लीड हो सकते हैं। तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट फॉर एग्जांपल विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये हमारे डीएनए और प्रोटीन फैट्स वगैरह को किल करती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इम्यूनिटी में भी हमारे पास मदद देती है, ठीक है। अच्छा, डिंड्रियाटिक सेल क्या करती है, एनगल्प एंड प्रोसेस एंटीजेंस, ये भी एंगल्पमेंट करती है, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम करती है एज ए एंटीजन, अपने सर पर एंटीजन रखती है, फिर और टी सेल, बी सेल और इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, ठीक है, प्रेजेंटिंग टी सेल्स, यानी टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, फिर टी सी बी सेल फिर एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट टी सेल इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंड्यूसिंग साइटोकाइन प्रोडक्शन। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि साइटोकाइंस जो है ना हमारी बॉडी में जब रिलीज होती है तो इसका मैक्सिमम जो फंक्शन है ना वो इम्यूनिटी बिल्ड करने में है, ठीक है। तो ये जो इम्यूनिटी में कोऑर्डिनेशन, इम्यूनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल किलर सेल क्या करती है, रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स, ये इस तरह सेल्स हो गए जो कि इन्फेक्टेड है, यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह आ गए हैं और उस सेल्स को जो है ना इन्फेक्ट कर दिया है और वो ख़त्म कर दिया है, तो वो सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करती है। या कोई इस तरह कैंसर हो गया, एबनॉर्मल प्रोडक्शन जो सेल्स की होती है ना वो हो गया, ठीक है। कैंसर में भी, ट्यूमर में भी जो है ना वो उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। रिलीज साइटोटॉक्सिन्स, ये साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करती है, ठीक है, साइटोटॉक्सिन के ज़रिए से सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। जब सेल्स हमारे पास नेचुरल उसकी किलिंग हो जाती है ना नेचुरली, ठीक है, कुदरती तौर पर, जिस तरह कैंसर हो गया, आरबीसीज हो गया, ठीक है, 120 डेज़ के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या न्यूरो डिजनरेटिव हो गया या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो इसी में जो सेल है ना वो उसकी नेचुरल डेथ होती है, ठीक है। तो ये जो है ना एपोप्टोसिस हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो एपोप्टोसिस में जो है ना वो ये अपना काम करती है, उस सेल्स को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। प्रोड्यूस साइटोकाइंस, ये भी साइटोकाइंस रिलीज करती है, एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये भी कोऑर्डिनेशन करती है, ठीक है। अच्छा, मैस्ट सेल रिलीज हिस्टामीन को रिलीज करती है ठीक है, और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये विस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। विस्कुलर परमेबिलिटी जो है ना ये क्या है कि विस्कुलर परमेबिलिटी हम उसको कहते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो प्लाज्मा सेल्स आ गए, ठीक है, प्रोटीन आ गए, ब्लड में जो बहुत ज़्यादा जो काम करने वाली चीज़ें हैं ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना विस्कुलर परमेबिलिटी इसलिए इंक्रीज करती है कि जो जिस जगह इन्फ्लेमेशन है ना वहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी इन्फेक्शन आ गया ना तो उसको किल करने में भी मदद देती है, और इसके साथ साथ जो है ना अगर इंजरी हो गई है तो वहाँ पर जो सेल्स है ना उसको रिपेयरिंग करने में भी मदद देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी और सेल्स को भी एक्टिवेट करती है।
मोनोसाइट्स को भी एक्टिवेट करती है, पेगोसाइटोसिस भी को एक्टिवेट करती है। तो और सेल्स को भी, इम्यूनिटी की सेल्स को भी एक्टिवेट करने में मदद देती है, ठीक है, ताकि वो सेल्स आए और यहाँ पर इन्फेक्शन है ना वो ख़त्म करे, ठीक है। एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स में भी मदद देती है, ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन भी करती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में रूबोर हो गया, ठीक है, रेडनेस जहाँ पर होती है, ट्यूमर हो गया, स्वेलिंग होती है, केलर हो गया, हीट जहाँ पर होती है, ठीक है, मतलब गर्माइश होती है, डॉलर हो गया, पेन होती है, ठीक है, या पंक्शन लिजिया, ठीक है, जो जिस जगह पर अपना टिश्यू अपना फंक्शन लॉस करे, ठीक है। तो ये 4-5 जो है ना साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के, ये 4-5 साइन जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी। रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये 5 जो है ना इन्फ्लेमेशन के साइंस है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन को भी करती है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेमेशन इसीलिए होता है ना कि विस इन्फ्लेमेशन में मदद देती है वो चीज़ें उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। ब्लड में, प्लाज्मा में जो है ना उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। पेगोसाइटोसिस हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ठीक है, और वहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना उसको भी एक्टिवेट करती है, ताकि कोई इंजरीज वगैरह हो गई हो तो उस टिश्यू को रिपेयर करने में मदद देती है, ठीक है। अच्छा, ईओसिनोफिल्स हमारे पास क्या करती है, फाइट पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। सच एज वार्म्स हो गए, ठीक है, वार्म्स के खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। अच्छा, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, इसमें भी जो है ना ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हमारे पास लॉन्ग चेन्स होता है 12 to 50, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेम्ब्रेन है ना उसको डिस्ट्रॉय करती है, डीएनए में इन्फेक्शंस का डीएनए आरएनए को डिस्ट्रॉय करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को उसको स्टॉप करती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है तो इन्फेक्शंस अपना सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। इम्यूनिटी एक्टिवेटिंग सिस्टम में भी काम करती है, डिफेंसिन इसका एग्जाम्पल है, लाइसोजाइम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट टू एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन में भी काम करती है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन में भी बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में भी ये वो अपना काम करती है। अच्छा, बेसोपिल्स रिलीज हिस्टामीन, अच्छा ये हिस्टामीन को रिलीज करती है, ठीक है। हिस्टामीन जब भी रिलीज हो जाते हैं ना तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आता है, ठीक है। मैस्ट सेल की तरह काम करती है, ठीक है, मैस्ट सेल की तरह काम करती है। इसमें भी इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको नहीं समझाया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना जब भी होती है तो वहाँ पर जो फ्लूइड है ना वो बहुत तेज़ी से आती है, ठीक है, ताकि हमें जो इन्फ्लेमेशंस है ना उसमें जो भी हमें चाहिए ना वो जल्दी आ जाए, ठीक है। तो स्मूथ मसल की इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन, ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है और इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। अच्छा, सेकंड हब हमारे पास आता है इंटरफेरॉन। प्रोटीन सेंस रिस्पॉन्स में इंटरफेरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल्स नाइबरिंग सेल्स टू इंक्रीज एंटी वायरल डिफेंसेस। अच्छा, ये जो है ना नाइबर सेल्स को जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, और उसने सेल को जो है ना इन्फेक्टेड कर दिया तो ये नाइबर उसके साथ जो सेल्स है ना उसको एक्टिवेट करती है कि ये वायरस आ गया है, ठीक है, और इस वायरस के खिलाफ आपके पास जो भी प्रोटीन है, जो भी चीज़ें हैं ना उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। अच्छा, इनहिबिट वायरल रिप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन, ये जो वायरस है ना उसको रिप्लिकेशन मतलब डिवीजन उसकी स्टॉप करती है, ठीक है। ट्रांसलेशन उसको स्टॉप कर लेती है, ठीक है, उसकी डिवीजन को स्टॉप कर लेती है। ट्रांसलेशन हम उसको कहते हैं ना कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन सेल्स की जो है ना डिविजन्स होती है, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म की तरफ आता है, ठीक है। तो ये उसको भी स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरल किलर सेल को भी एक्टिवेट करती है, जो कि ट्यूमर्स हो गया या
एनी काइंड जो कैंसर हो गए या एपोप्टोसिस कोई सेल्स की जो है ना उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो नेचुरल किलर सेल उसको भी डिस्ट्रॉय करता है और ये उसको भी एक्टिवेट करती है, ठीक है, नेचुरल किलर सेल को। माइक्रोपेजेस को भी एक्टिवेट करती है ताकि इनगल्फमेंट और डिस्ट्रॉय करे और बैक्टीरिया को, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड मैंने प्रीवियस आपको समझाया, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स डिस्टर्ब एंटी माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स, माइक्रोबियल जो मेम्ब्रेन्स है ना उसको डिस्टर्ब करती है, ख़त्म करती है। अल्टीमेट किलिंग ऑफ द इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ रिप्लिकेशन, उसकी रिप्लिकेशंस को इनहिबिट करती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है। एक्टिवेट इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करती है, सच एज माइक्रोपेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स को भी एक्टिवेट करती है, माइक्रोपेजेस न्यूट्रोफिल को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। प्रीवियस मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, ठीक है। अच्छा, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या है? रेगुलेशन आयरन लेवल्स एसेंशियल फॉर इम्यून सेल फंक्शन, ये आयरन की रेगुलेशंस भी होती है ताकि इम्यून का जो फंक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, और प्रोलिफरेशंस उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ताकि जो इम्यून है ना वो और इन्फेक्शंस को मैक्सिमम जो इन्फेक्शंस आते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करे, किल करे, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिशंस, और माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिशंस है ना उसको स्टॉप करे, ठीक है। अच्छा, कंप्लीमेंट सिस्टम मार्क्स पैथोजेंस फॉर डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें ऑप्सोनाइजेशंस होती है, ठीक है, यानी कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं ना और उसने सेल्स को जो डिस्ट्रॉय कर लिया, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब यही है ना कि ये प्रोटीन C1 से लेकर C9 तक प्रोटीन होती है, ठीक है, ये प्रोटीन जाकर ना उसको मार्क करते हैं और पेगोसाइटोसिस को, माइक्रोपेजेस को एक्टिवेट करते हैं कि अब आओ और ये तुम्हारा काम है, इसको इनगल्फ करो और डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, ख़त्म करो, ठीक है, डाइजेस्ट करो। अच्छा, इन्हांसिंग पेगोसाइटोसिस को इन्हांस करती है, ठीक है। एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। डायरेक्टली किल्स पैथोजेंस थ्रू मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस, और ये जो है ना इस बैक्टीरिया हो गया, ऑप्सोनाइजेशन के बाद पेगोसाइटोसिस आती है और जो बैक्टीरिया है और फॉरेन पार्टिकल्स है ना उसकी जो फॉरेन पार्टिकल्स जो माइक्रोब्स है उसको उसका जो मेम्ब्रेन्स है ना उस पर अटैक करके ना उसको बिल्कुल ख़त्म करती है, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन है ना उस पर अटैक करती है, ठीक है। तो ऑप्सोनाइजेशन मतलब मार्क करती है, पेगोसाइटोसिस माइक्रोपेज को एक्टिवेट करती है, फिर और इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है, किल करती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम है। अच्छा, अदर रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशंस इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इन्फेक्टेड एरिया। मैंने प्रीवियस आपको समझाया कि इन्फ्लेमेशन में जो है ना वेस्कुलर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, वेस्कुलर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, परमेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ताकि जो कि नीडेड सब्सटेंस है ना वो आ जाए और इन्फ्लेमेशन में हमारे साथ मदद दे, ठीक है। ब्रिंगिंग इम्यून सेल्स, जिसमें इम्यून सेल्स आते हैं, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशंस हमारे पास आते हैं, स्विलिंग होती है, पेन होती है, अलर्ट बॉडी टू टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शंस। ये जो इन्फेक्शंस और स्वेलिंग होती है, पेन होती है ना, तो ये बॉडी को अलर्ट करती है, ठीक है, कि जो डैमेज और इन्फेक्शंस सेल्स है ना उसको ख़त्म करे और जो और सेल्स है इंजरी हो गया या कोई और मसला हो गया ना तो वहाँ पर टिश्यू को रिपेयर करे, ठीक है। एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग पेगोसाइटोसिस एंड साइटोकाइंस और पेगोसाइटोसिस का काम भी करती है, ठीक है। अच्छा, साइटोकाइंस भी मैंने आपको समझाया, पेगोसाइटोसिस जो इनगल्फमेंट इन्फेक्शन करती है फिर डाइजेस्ट करती है, ठीक है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज होती है? कोई भी इन्फेक्शंस आ गया है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन की टॉक्सिन रिलीज हो गई ना तो एक्सोजीनियस है, ठीक है, तो एक्सोजीनियस अगर तो इन्फेक्शंस की टॉक्सिन रिलीज हो गई है तो वहाँ पर पायरोजन्स सीक्रेट होते हैं, ठीक है, ये इसको हम पायरोजन्स कहते हैं, ठीक है। पायरोजन्स अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्राजीनियस है, बाहर से आ गए हैं इन्फेक्शंस तो वो टॉक्सिन है, अगर हमारे इनसाइड आ गए हैं तो वो साइटोकाइंस है, ठीक है। यही पायरोजन्स फिर जा करना प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज करे,
ताकि जो इन्फेक्शंस है ना वो किल हो जाए, हमारे इन्फेक्शंस जो है ना वो सर्वाइव ना करे, ठीक है। हमारे बॉडी की टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज हो जाती है ताकि इन्फेक्शन सर्वाइव ना करे और वो उस हीट में किल हो जाए, ठीक है। तो फेवर का सिंपली मैकेनिज्म ये है कि पायरोजन सीक्रेट होती है एक्सोजीनियस टॉक्सिन या एंडोजीनियस हमारे बॉडी के अंदर साइटोकाइंस, ठीक है, बॉडी रिलीज करती है। फिर ये जाकर ना पायरोजन जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने के बाद ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादातर इन्फेक्शंस बैक्टीरिया वगैरह हो गए तो वो वहाँ पर किल हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हॉट टेम्परेचर में, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, सब हो गया, ठीक है। टेम्परेचर इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, ठीक है। रेप्लिकेशन की उसको ख़त्म करती है, ठीक है। अच्छा, एनहांसमेंट इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है, ज़्यादा करती है, इन्हांस करती है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइंस की भी प्रोडक्शन होती है। इम्यून रिस्पॉन्स को जब एक्टिवेट होती है तो वहाँ उसके बाद जो है ना फिर बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल्स जो है ना बी मेमोरी सेल्स में स्टोर होते हैं, बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। तो यहीं पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।